हेलो डियर, आप लोग को स्वागत करता हूं। जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, आज के कम्युनिटी हेल्थ के वीडियो में स्वागत। पहला क्वेश्चन यही है कि परिवार नियोजन से क्या समझते हैं। परिवार नियोजन के विभिन्न विधियों के नाम लिखे। अभी हमसे क्या पूछा है कि ये परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग होता क्या है और इनके विभिन्न विधियों के नाम लिखना है अभी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम फैमिली प्लानिंग के बारे में जानते हैं। माय डियर, अगर फैमिली प्लानिंग की बात किया जाए तो फैमिली प्लानिंग एक ऐसा एक जो है, इससे जो है हम लोग गर्भ से बचने का एक साधन, एक उपाय कहते हैं। परिवार नियोजन बेसिकली किसी भी जोड़े को, कपल को, उसे अनचाहे, मतलब वह व्यक्ति नहीं चाहता है कि हम अभी जो है बच्चे पैदा करें, तो अनचाहे गर्भ से बचने का एक ऐसा साधन है जो जोड़े को यानी कपल को उसे अनचाहे गर्भ से बचाता है। ठीक है, यही इसका मुख्य डिफिनीशन होता है। ऐसे आप लिखने के लिए 2-2, 4-4, 5-5 लाइनें लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी सीधा समझिए कि परिवार नियोजन मीन्स फैमिली प्लानिंग, और फैमिली प्लानिंग एक प्रकार का हमारा जो है गर्भ निरोधक साधन होता है। अब यह साधन टेम्परोरी भी होता है और परमानेंट भी होता है। तो जो परमानेंट होता है, आप लोग समझ लीजिए कि जो अस्थाई होता है परमानेंट होता है, और जो टेम्परोरी होता है तो जाहिर सी बात है जो टेम्परोरी होगा वह कुछ समय के लिए होगा, लेकिन जो परमानेंट होगा वह अस्थाई होगा, लंबे समय के लिए होगा। तो यही दो विधि है। अब अलग अलग विधियाँ हैं, परमानेंट में अलग विधि है और टेम्परोरी में अलग विधि है, तो सब में चर्चा करना होता है डिटेल से। फिलहाल हमें परिवार नियोजन के बारे में पूछ रहा है, तो हम परिवार नियोजन के बारे में सीधा बताएंगे कि परिवार नियोजन का अर्थ होता है कि अनचाहे गर्भ से मुक्ति पाना। इस लाइन को उठाकर हमें यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे टाइपिंग में जो है प्रॉब्लम हो गया है, इस वाले लाइन को हमें फर्स्ट में जो है यहाँ पे लिखना है, शुरुआत करना है, फिर उसके बाद यहाँ तक लिखना है। ठीक है, तो परिवार नियोजन क्या है? तो परिवार नियोजन का अर्थ है अनचाहे, मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति पाना। ठीक है, यही हमारा परिवार नियोजन का एग्जैक्ट एक लाइन में समझ लीजिए। अब परिवार नियोजन साधन का उपयोग करके अनचाहे अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचना ही परिवार नियोजन कहलाता है। ठीक है, मान गए अनेकों विधि है, जैसे कंडोम हो गया, फीमेल के लिए वेजिनल क्रीम आता है, जेली आता है, जिसको जो है हम रिलेशन बनाने से पहले उपयोग करते हैं। तो जो है वह जो फीमेल में जो मेल का जो जाता है, जिसके कारण प्रेगनेंस होने का खतरा होता है, वह चीज़ें फीमेल में नहीं जा पाता। ठीक है, या जाता भी है तो अगर केमिकल जो जेली वगैरह का यूज किया जाता है, तो वह जो है जेली वगैरह का असर क्या करता है कि उससे जो मेल का जो डोनेट होता है फीमेल में, वह उसे नष्ट कर देता है, डीएक्टिवेट कर देता है, मार देता है, जिससे वह जो है प्रेगनेंसी का खतरा नहीं रहता है। इसी प्रकार से कॉपर टी होता है फीमेल के लिए, मेल के लिए कंडोम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। अस्थाई की बात किया जाए तो सर्जिकल प्रोसेस होता है, जिसमें मेल के लिए भी वैस्कोटोमी है और फीमेल के लिए भी ट्यूबेक्टोमी है, तो यह अस्थाई हो जाता है। टेम्परोरी में पिल्स वगैरह खा के भी जो है लोग जब तक चाहे तब तक जो है गर्भ से बचता है। ठीक है ना, तो यह सब जो है गर्भ धारण करने से बचने का एक साधन है, और इसी को परिवार नियोजन कहा जाता है। ठीक है, तो व्यक्ति जब तक चाहे, अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि नहीं हमें 1-2 बच्चे हो गए हैं और हमें अब बच्चे पूरे ज़िंदगी में कभी नहीं करना है, तो वह अस्थाई विधि अपनाता है, जहाँ पे वह अस्थाई विधि को चुनता है। लेकिन कोई ऐसे जोड़े होते हैं, कपल, जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो बच्चा करना है, अभी मेरे पास एक ही बच्चा है, लेकिन हमें अभी 2-3-4 सालों के बाद एक बच्चे और करना है, लेकिन इस 3-4 साल अभी कुछ नहीं करना है, अभी लाइफ को एंजॉय करना है। तो इसके लिए वह क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के कंडोम, विभिन्न प्रकार के पिल्स का उपयोग करते हैं, विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं, जो टेम्परोरी होता है, जो कुछ महीनों से कुछ सालों तक गर्भ को रोकता है, गर्भ होने से रोकता है, और इसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। तो ये सारा चीज़ जो मैंने बताया, ये आप लिख सकते हैं इस परिवार नियोजन के अर्थ में, परिवार नियोजन के डिफिनीशन में। लेकिन एक लाइन में कहें तो अनचाहे अनवांटेड गर्भ अवस्था यानी प्रेगनेंसी से बचना ही जो है हमें गर्भ निरोधक यानी परिवार नियोजन कहलाता है। वैसा साधन जो
अनचाहे गर्भ अवस्था से जो है मुक्ति दिलाता है, उसे ही जो है हम लोग क्या कहते हैं, परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, अब अनेकों तरीका है, अनेकों साधन है जिसका हम उपयोग करते हैं और वह हमें अनचाहे गर्भों से बचाता है, उसी को हम लोग परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है, परिवार नियोजन के अर्थ ही होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी से मुक्ति पा जाना, और यही हमारा परिवार नियोजन हो गया। ओके, तो अभी तक तो आपको पता हो गया होगा कि मैंने बता ही दिया कि परिवार नियोजन के विधि में, परिवार नियोजन के निम्नलिखित 2 विधियां होते हैं। 2 विधि में अभी बताए हैं, एक टेम्पोररी मेथड और एक होते हैं परमानेंट मेथड, यानी अस्थाई और अस्थाई। अब आप सभी से क्वेश्चन क्या पूछ सकेगा कि ये सब तो आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है ना, ये सब तो लिखना ही पड़ेगा, इतना पूछेगा तो। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि अस्थाई या अस्थाई के बारे में डिटेल से चर्चा करें, तो डिटेल से तो आज मैं चर्चा आपको अभी नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आगे जब मैं अस्थाई पर आज चर्चा करूंगा, आज परमानेंट पर चर्चा कर देंगे, बच जाएगा टेम्पोररी जो कि बड़ा है, तो उसको अलग से हम लोग एक वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी हाँ, इतना बात समझ लीजिए कि अगर यह वीडियो आप नहीं देखते हैं तो आगे चल के जब मैं टेम्पोररी पढ़ाऊँगा तो वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बेसिक पॉइंट इसी वीडियो में आपको दिए गए हैं, सभी के सभी, चाहे वो टेम्पोररी हो चाहे वो परमानेंट हो, दोनों के बेसिक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, पहला देख लीजिए अस्थाई विधि। यह परिवार नियोजन की अस्थाई तथा समान विधियां हैं। अब टेम्पोररी मेथड जो होता है एक नॉर्मल मेथड है, यह अस्थाई जो है विधि है परिवार नियोजन का, जिसका उपयोग अवांछित मतलब अनवांटेड गर्भ के रोकथाम एवं शिशु के जन्म में अंतराल देने के लिए किया जाता है। अब जो अस्थाई विधियां होता है, इसका विधि का उपयोग करने का यही मतलब उद्देश्य होता है कि जैसे हमें एक बच्चे के बाद दूसरे बच्चे जब हो तो उस दोनों के बीच में 3-4 सालों का अंतर हो, जब तक हम चाहते हैं कि बच्चा ना हो, दूसरा बच्चा ना हो, उसके बीच में जितना देर समय का हम अंतराल चाहते हैं, तो वह अंतराल जो है हमें अस्थाई विधि के उपयोग से जो है क्या होगा, हो जाएगा। उसके बाद जो है होता है अवांछित अनवांटेड, आप नहीं चाहते हैं कि हम अभी गर्भ जो है हमें हो, या कोई फीमेल नहीं चाहती है कि अभी हम जो है इस सब झंझट में आए, तो वह जो है कुछ ऐसे साधन होते हैं जिसको अपना के वह कुछ वर्षों या कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक अनचाहे गर्भावस्था से बच सकती है। ठीक है, और शिशु के जन्म अंतराल को भी जो है बढ़ाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इनमें निम्नलिखित विधियाँ शामिल होता है। अब तो आप समझ गए कि अस्थाई विधि का क्यों में। देखिए, अब जैसे कोई जोड़ा है, ठीक है, कोई जोड़ा है, मान गए शादी कर लिया, शादी हो गया, लेकिन शादी होने के बाद वो चाहता है कि नहीं 3-4 साल अभी हमें बच्चे नहीं करने हैं, तो एक फीमेल और मेल पास में रहे और रिलेशन नहीं बने, यह बहुत ही एक कहिए तो नामुमकिन सी बातें हैं। ऐसा होगा ही नहीं कि एक मेल और फीमेल जब वो पति पत्नी के रूप में एक जोड़ा के रूप में रहे और रिलेशन ना हो, और जब रिलेशन होगा तो जाहिर सी बातें हैं कि गर्भ का कंडीशन, गर्भ होने का, प्रेगनेंसी होने का खतरा होता ही है। तो ऐसे में अगर कोई जोड़ा, कोई कपल से चाहता है कि नहीं अभी हमें 3-4 साल नहीं बच्चे करना है, तो वह 3-4 साल कैसे मानेगा, वह 3-4 साल कैसे बच के आखिर रह सकता है, तो उसके लिए उसको कहीं ना कहीं कोई ना कोई टेम्पोररी मेथड को ही यूज करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे वो दवाइयाँ ले, चाहे वो कॉन्डोम्स की इस्तेमाल करे निरोधक का, या कोई जेली वगैरह का, या फीमेल कॉपर टी का इस्तेमाल करे, तो अलग अलग जो है होते हैं। ठीक है, चलिए इसी अस्थाई विधियां में कौन कौन से विधि है देख लेते हैं, जिसके जरिए लोग यूज करके अस्थाई रूप से गर्भ से बच सकते हैं। जैसे पहला होता है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब होता है माय डियर कि अवरोधक, मतलब जो रोक के रखता है। जैसे बैरियर मेथड मतलब जो एक से दूसरे के बीच में बिल्कुल अवरोधक का काम करता है। कौन सा, तो मेल कंडोम या इसी को निरोध कहते हैं। यह जो है हमारा बैरियर निरोधक का काम करता है। ठीक है, उसके बाद है फीमेल कंडोम भी आता है, मेल कंडोम भी आता है। उसके बाद कुछ वेजाइनल क्रीम होते हैं जिसको वेजाइना वाले जगह पर लगा देने से अगर उसमें मेल का कोई डोनेट होता है तो वह जो है क्या होगा, वहाँ पर मर जाएगा और वहाँ पे डाई हो जाएगा। उसके बाद वेजाइनल डायफ्राम आता है, मांसपेशी जो बड़ा जो डायफ्राम होता है वैसा कुछ आता है। फोम टैबलेट आता है, जेली आता है। तो इसका उपयोग करके जो है आप, यह एक प्रकार का बैरियर मेथड होता है जिसमें आप इसका इस्तेमाल करके जब तक चाहें आप इसका इस्तेमाल करके
बच सकते हैं गर्भ से, ठीक है। तो यह बैरियर मेथड, पहला टेम्पोररी मेथड का बैरियर मेथड याद रखिएगा, ओके। दूसरा है अंतर्गर्भाशय निरोधन साधन। अंतर्गर्भाशय का मतलब क्या होता है कि गर्भाशय के अंदर ऐसा साधन जिसका इस्तेमाल जो है होता तो गर्भ निरोधक के रूप में ही है, बट उसे गर्भाशय के अंदर जो है लगाया जाता है, इसीलिए इसे इंट्रा यूटेरिन मतलब यूटेराइन यानी गर्भाशय के अंदर का डिवाइसेज कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जो आईयूडी होता है, इसका फुल फॉर्म देख लीजिए, इंट्रा यूटेरिन डिवाइसेज आईयूडी। अब यह जो आईयूडी होता है जो यूट्रस के अंदर लगाया जाता है, ये जो डिवाइस होता है टी शेप में होता है, ऐसे कुछ शेप में होता है, ठीक है। कुछ इसी शेप में हमारा यूट्रस भी होता है फीमेल का, और इसी शेप में यह जो है आपका आईयूडी भी बना होता है, जिसको शिफ्ट करना यूट्रस में आसान होता है, ठीक है। तो यह जो हमारा आईयूडी होता है, एक आईयूडी होता है नॉर्मल सिंपल साधारण होता है, जिसमें कोई दवाइयाँ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, सीधा आईयूडी बन कर आया उसको लगा देता है। एक आईयूडी होता है, मतलब एक आईयूडी ऐसा होता है जिसमें दवाइयाँ का जो है रख कर और इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यह दो दवाइयाँ, एक साधारण आईयूडी और एक हार्मोन युक्त आईयूडी होता है, दो तरह के आईयूडी होते हैं। तीसरा है हार्मोनल मेथड। हार्मोनल विधिया का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हार्मोनल चीज़ें लेना, जैसे कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, जैसे कुछ ऐसे पिल्स होते हैं जिसका उपयोग कंबाइंड ओरल के रूप में किया जाता है। उसके बाद एक होता है प्रोजेस्टेरोन पिल्स होते हैं, एक इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स होता है जिसको आपात स्थिति में गर्भ से बचने के लिए किया जाता है। तो कुछ हार्मोनल विधियां हैं और यह सब पिल्स जो है हार्मोन से ही बना होता है, जो व्यक्ति में फीमेल में या जो भी इसका यूज करता है उसमें यह गर्भ निरोधक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो आप लोग देखते हो भी होइएगा कि कितना जो है फीमेल जिसको गर्भ से मुक्ति पाना है या गर्भ नहीं रखना है, तो देखते होइएगा कि वह जो है तुरंत जो है रिलेशन बनाने के तुरंत बाद या जो है पहले जो है क्या करता है कि पिल्स का उपयोग कर लेती है, ठीक है, जिससे वह जो है गर्भ की स्थिति में नहीं आ पाती है। तो यह अस्थायी विधि में हार्मोनल वाला है, ये सब याद रखिएगा। यह अस्थायी, इसी सब को डिटेल में वहाँ पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है ना, कि कौन सा क्या होता है, इसी सब को वहाँ पे डिटेल में चर्चा किया जाए। ये अस्थायी मेथड हम देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे सिर्फ मैं पॉइंट दिखा रहा हूँ आपको कि पहला पॉइंट है बैरियर मेथड। अब इस बैरियर मेथड में क्या क्या है यहाँ पे लिखा गया है, आराम से देख लीजिए। ए में मेल कंडोम, फीमेल कंडोम, वेजाइनल क्रीम, वेजाइनल डायफ्राम, फोम, टैबलेट, जेली, ये सब हमारा हो गया बैरियर मेथड। तो पहला पॉइंट का हो गया। दूसरा है आईयूडी मतलब अंतर्गर्भाशय गर्भ निरोधक साधन। इसमें दो है, हार्मोन वाला है एक, और एक बिना हार्मोन मतलब साधारण आईयूडी है। तो यह भी दूसरा हो गया। तीसरा है हार्मोनल विधियाँ। कुछ ऐसे हार्मोनल पिल्स होते हैं जिसको लेने से गर्भ से व्यक्ति बच जाता है। तो इसमें कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स आते हैं, प्रोजेस्टेरोन पिल्स आते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्शन पिल्स आते हैं। तो यह हार्मोनल जो है आपके विधियाँ हो गए, ठीक है। एंड चौथा होता है नेचुरल मेथड है। अगर आप चाहते हैं कि हमें गर्भ से बचना है तो कुछ प्राकृतिक मेथड भी हैं जिसका इस्तेमाल करके आप जो है गर्भ के अस्थायी रूप से बचते हैं। जैसे रिदिम हो गया। रिदिम के मतलब होता है लय। आप जब ये देखें कि जब जहाँ पे खतरा हो ज़्यादा प्रेगनेंसी का, तो उस समय जो है रिलेशन ना बनाए, रिदिम अपना जो है वहाँ पे क्या करे, तोड़ दे। रिदिम मतलब एक लय होता है, उस लय में जो है जब ऐसा लगे कि अभी प्रेगनेंसी का खतरा ज़्यादा है, उस समय रिलेशन ना बनाए, अपना लय जो है वहाँ पे बरकरार ना रखे, ठीक है। क्वाइटस इंटरप्ट्स होता है, यह भी एक प्राकृतिक मेथड है। इसमें आप चाहें तो आप बिना किसी चीज़ का उपयोग करें आप जो है गर्भ से बच सकते हैं। कैसे? तो मान गए जो फीमेल होता है और मेल जब रिलेशन बना रहा होता है, तो जब लास्ट समय होता है जहाँ पे मेल का जो स्पर्म होता है फीमेल में जाने वाला होता है सीमेन, तो उस वहाँ पे क्या करता है कि मेल वजाइना से जो है अपना पेनिस निकाल के बाहर ही जो है वह क्या कर देता है, अपना जो है डिस्चार्ज कर देता है, जिससे वजाइना में फीमेल को कोई नहीं जा पाएगा और नहीं जा पाएगा वहाँ पे कोई सीमेन, तो वो जाहिर सी बातें हैं प्रेगनेंसी का खतरा नहीं होगा। तो यह रिस्क भरा है, ठीक है। तो यह क्वाइटस इंटरप्ट्स वही होता है। और ब्रेस्ट फीडिंग कराने से भी जो है लंबे समय तक गर्भ अवस्था से छुटकारा मिलता है। तो यह हमारा हो गया अस्थायी विधि का 4 इम्पोर्टेंट मैंने आपको टाइप्स बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ दूसरा विधि है अस्थायी विधि। अब जाहिर सी बातें हैं कि यह गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियाँ हैं, इन्हें स्टरलाइजेशन मेथड भी कहा जाता है। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होती है।
अब जो अस्थाई विधि है, यह गर्भ निरोधक परिवार नियोजन की अस्थाई विधि है, इसमें होता यह है कि इसे हम लोग स्टरलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। गर्भ निरोधक विधि भी जो है हम इसको कहते हैं। और यह पुरुष एवं स्टरलाइजेशन मेथड का मतलब होता है इसे बाध्यता होता है, ठीक है ना। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। ओके, आगे देखिए, एक होता है भैंसकोटोमी और एक होता है ट्यूबेक्टोमी। अब ट्यूबेक्टोमी ट्यूब से बना है, भैंसकोटोमी भैंस से बना है। क्योंकि मेल में भैंस डिफरेंस होता है और फीमेल में जो है आपके फैलोपियन ट्यूब होता है। तो नॉर्मली यहाँ पे मेल में जो सर्जरी होता है वहाँ पे भैंस जो डिफरेंस होता है उससे काट दिया जाता है, और फीमेल में जो ट्यूबेक्टोमी होते हैं उसको जो है ट्यूब को काट दिया जाता है। तो दोनों में नाम जुलता जुलता है। ये जो है अस्थाई विधि है, और यही दोनों फीमेल में होता है, मेल में ये होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका मैंने कितने विधि है और सभी विधि में क्या क्या होता है मैंने बता दिया। अब जो लोग इसको कंप्लीट करके याद रख लिए तो उनके लिए आसान हो गया। जब मैं लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा तो उनको समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ऊपर में जितना पढ़े सबका इंग्लिश दिया गया है। आप आराम से पीडीएफ से इंग्लिश अपना पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। समझने के लिए मैं जो बोल रहा हूँ इसको ही समझिए तो बेटर होगा। पीडीएफ आप अभी तक मैं सभी सब्जेक्ट में 20-20 वीडियो दे चुका हूँ। यह भी 19वां वीडियो है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 1 का। तो आपको सभी वीडियो का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करके रखे होइएगा तो मैं जानता हूँ आप नहीं पढ़ पा रहे होइएगा मोबाइल से, क्योंकि चारों सब्जेक्ट का आपके पास लगभग 80 के आसपास पीडीएफ हो गया होगा। तो क्या आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। तो वीडियो ही आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है, समझ गए। तो और हम ये चीज़ देखते हैं कि वीडियो ही लोग नहीं देखते हैं। बाकी खैर कोई नहीं, चलिए मैं अपना मेहनत जारी रखता हूँ आपके लिए। आप जो करें आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परिवार नियोजन में नर्स की भूमिका क्या है। यह भी क्वेश्चन 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया है कि नर्स रोल्स इन फैमिली प्लानिंग। नर्स क्या करती है फैमिली प्लानिंग परिवार नियोजन में, देख लीजिए। नर्स परिवार नियोजन में निम्न रूप से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से योगदान जो है रहता है। एक नर्स का परिवार नियोजन में फैमिली प्लानिंग में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो है दोनों तरीके से उसका योगदान रहता ही है, ठीक है। अब क्या क्या योगदान भूमिका रहता है देख लीजिए। एलिजिबल कपल मतलब जो वैसा जोड़ा जो मतलब फैमिली प्लानिंग के लिए एलिजिबल हो उसे एलिजिबल कपल्स कहते हैं। इसको परिवार नियोजन हेतु काउंसलिंग करना। नर्स का ये काम होता है कि जो कपल फैमिली प्लानिंग के लायक हो वो उसे एलिजिबल कपल कहते हैं, और इन्हें जो है परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना, काउंसलिंग करना नर्स का एक काम होता है। महिला को प्रसव पूर्व ही उसकी आवश्यकता के अनुसार परिवार नियोजन की विधि अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अब आप लोग देखते होइएगा कि आशा सब गांव से अगर ले जाती है किसी महिला को अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में लेबर प्रसव कराने के लिए, तो देखते होइएगा कि उसको अगर 1-2 बच्चा पहले हो चुका है तो वह आशा बहुत ट्राई करती है कि इससे जो है फैमिली प्लानिंग भी जो है करवा ही दिया जाए इसके साथ ही। तो महिला को नर्स जो है प्रसव से पूर्व ही जो है परिवार नियोजन के विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करती है। तीसरा है परिवार नियोजन तो सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन राशि के बारे में समुदाय को बताना। अब आप लोग को बता दें कि परिवार नियोजन कराने पर सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि भी देती है, तो इसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है, तो उस चीज़ को बारे में लोगों में बताना और प्रोत्साहित करना। चौथा पॉइंट है परिवार नियोजन कैंप में चिकित्सक की सर्जरी के दौरान सहायता करना। अगर कैंप लगा के परिवार नियोजन किया जा रहा हो तो उसमें डॉक्टर को सर्जरी के दौरान सहायता करना नर्स का ये भूमिका है, काम है। लिखित सहमति लेकर आईयूडी लगाना। अगर कोई ये चाहता है कि हम जो है अस्थाई नहीं करवा के अस्थाई में आईयूडी लगवाएं तो बिल्कुल परमिशन लेटर ले, सहमति पत्र ले, ठीक है, पेशेंट से और उसके गार्जियन से, तब जाके उसे आईयूडी जो है लगाना चाहिए। ओके। छठा है अस्थाई बांध्याकरण स्टेरिलाइजेशन हेतु उचित कपल का चयन करना एवं ट्यूबेक्टोमी डिम्ब वाहिनी छेदन और वैस्कोटोमी नसबंदी हेतु रेफर करना। अगर आप एक नर्स है तो आपको ये चाहिए कि आप अस्थाई बंध्याकरण पर ज़्यादा जोर दें और इसके लिए उचित कपल का चयन करें। जो कपल के 1-2 बच्चे हो उसको चयन करें, उसको बताएं फैमिली प्लानिंग के लाभ हानि, ठीक है। और ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी नसबंदी हेतु रेफर करना चाहिए आगे जो रेडी हो जाए कराने के लिए। नेक्स्ट है गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग करने वाले कपल से नियमित संपर्क बनाए रखें। अब कोई ऐसा कपल है जो टेम्पररी मेथड का उपयोग कर रहा है तो उससे जो है आप नियमित जो है उस कपल से संपर्क बनाए रखना चाहिए, नर्स की भूमिका है।
परिवार नियोजन का मुक्त चर्चा है तो उचित वातावरण तैयार करना चाहिए। अब आप एज ए नर्स आप कहीं पे शिक्षा दे रहे हैं परिवार नियोजन पर, तो एक ऐसा वातावरण आपको बनाना चाहिए ताकि सब जो है फ्री होकर आपको जो है आपसे चर्चा कर सके, किसी को कोई हेजिटेशन ना हो, शर्मिंदगी ना हो, ऐसा वातावरण बनाएं कि बिल्कुल मुक्त रूप से चर्चा हो, फ्री रूप से। ठीक है। 9वां है ट्यूबेक्टोमी एवं वैस्कोटोमी के पश्चात कपल्स को फ्लोअप सेवाएं प्रदान करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान गए आपके झांसे में, आपके बात में आकर आपके समुदाय के लोग ट्यूबेक्टोमी या वैस्कोटोमी करा ले और कराने के बाद जो है आप उसको पूछने तक नहीं जाएं, तो ऐसे जो है नहीं करना चाहिए। आपको प्रति समय जो है फ्लोअप सेवा प्रदान आप ही को करना पड़ेगा ट्यूबेक्टोमी और वैस्कोटोमी के पश्चात। ओके। नेक्स्ट है, आप देखिएगा, समुदाय के लोगों को छोटे परिवार के लाभ बताना चाहिए। अब परिवार नियोजन से जनसंख्या रुकता है, छोटे परिवार होता है, तो इन छोटे परिवार का क्या लाभ होते हैं, क्या हानि है, बताना चाहिए। नेक्स्ट है, परिवार नियोजन कैंप के दौरान अधिक से अधिक लोगों को गर्भ निरोधक साधनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करें। अब जहाँ भी आप परिवार नियोजन फैमिली प्लानिंग के विषय में कैंप लगाते हैं तो वहाँ पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित करें कि वो जो है इस फैमिली प्लानिंग का भाग ले, इस्तेमाल करें। नेक्स्ट है 12, होम विजिट के दौरान समाज के लोगों को परिवार नियोजन के लिए प्रोत्साहित करना। और जब आप अपने समुदाय में लोगों से मिलते हैं, जुलते हैं, तो आपको ये चाहिए कि लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा परिवार नियोजन के बारे में बताया जाए, ठीक है, और प्रोत्साहित किया जाए। तो यहाँ पे यह 12 पॉइंट नर्स की भूमिका बताया गया है फैमिली प्लानिंग में। तो आप चाहें तो इसको 20 पॉइंट भी बनाकर अपने दिमाग से लिख सकते हैं कि एक नर्स जो है किसी को फैमिली प्लानिंग करवाने में या प्रोत्साहित करने में, या डॉक्टर कर रहा है तो उस समय सहायता करने में, और अगर हो गया है तो फॉलोअप करने में, विभिन्न प्रकार के लाभ हानियों के बारे में बताने में, ताकि पेशेंट जो है उत्साहित हो कराने के लिए प्रोत्साहित हो। ठीक है। तो आप एक परिवार नियोजन में आप एज ए नर्स क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या आपके भूमिका हो सकते हैं, उस सारे चीज़ को हम लिख देंगे। ठीक है। हम दिमाग से सोच के भी नर्स के भूमिका को हम लोग जो है ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये हमारे डिमांड पर निर्भर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है और नर्स जो है किस चीज़ में किस चीज़ का काम करेगी, ये आप भी लिख सकते हैं। तो परिवार नियोजन में नर्स क्या क्या कर सकती है, क्या क्या भूमिका निभा सकती है, आप दिया ही है। बाकी यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है। जो भी मेरे डियर इंग्लिश वाले हैं, आपके लिए इंग्लिश दिया रहता है, टेंशन नहीं लीजिए। यहाँ पे आए हैं तो सब चीज़ मिलेगा, बस थोड़ा सा आपको इंग्लिश वाले को खुद से मेहनत करना पड़ेगा। ओके। अब माय डियर, मैं आपको बताया था कि आज हम लोग गर्भ निरोधक साधन का डिटेल से चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में अस्थायी रूप से यानी टेम्प्रोरी मेथड का हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग परमानेंट मेथड का उपयोग करेंगे, कंट्रासेप्शन का, गर्भ निरोधक का अस्थायी विधि के बारे में। क्योंकि अस्थायी विधि छोटा है, 2 ही विधि है जो कि अस्थायी है, तो इसको देख लेते हैं। यह गर्भ निरोधक की अस्थायी विधियाँ हैं, बिल्कुल सही है। इन्हें स्टेरिलाइजेशन मेथड यानी बंध्याकरण भी कहते हैं। यह पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए होता है। परमानेंट जो मेथड है इसे स्टेरिलाइजेशन मेथड भी कहते हैं, बंध्याकरण, और यह पुरुष व स्त्री दोनों के लिए संभव है, दोनों के लिए होता है। पहला है नसबंदी वैस्कोटोमी। वैस्कोटोमी जो होता है पुरुषों के लिए होता है और इसे मेल स्टेरिलाइजेशन यानी पुरुष बंध्याकरण की विधि है। यह पुरुष बंध्याकरण का एक विधि है। इसमें दोनों भास डिफरेंस को काट दिया जाता है एवं कटे हुए सिरों को बांध दिया जाता है, जिससे होता यह है कि जो स्पर्म होता है, सीमेन होता है, वह आगे जो है जाता ही नहीं है। तो यही हमारा जो है क्या होता है, आपका वैस्कोटोमी होता है। ठीक है। और यह वैस्कोटोमी पुरुषों में होता है, नसबंदी, जिसमें पुरुषों का मेल स्टेरिलाइजेशन भी इसे कहा जाता है, जिसमें दोनों भास डिफरेंस को काट दिया जाता है और जो काटे हुए सिरे होते हैं उसे जो है बांध दिया जाता है। जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे समझिए यह स्क्रोटम है, ठीक है, इसमें टेस्टिस है, ठीक है, इधर भी जो है स्क्रोटम है और इधर भी जो है टेस्टिस है, समझ गए। अब देखिए यहाँ से एक ज्वाइंट जो है आपके भास डिफरेंस इधर से निकले हैं और एक भास डिफरेंस इधर से निकले हैं, ठीक है, और ये आपको प्रोस्टेट ग्लैंड में खुलते हैं जो यहाँ से क्या करता है, सिक्रेशन करता है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से समझिए आप लोग, और फिर जो है यह जो है निकलता है बाहर की तरफ, यही भास डिफरेंस के थ्रू। तो इस भास डिफरेंस को इधर से और इधर से काट
काट दिया जाता है, जिससे जो टेस्टिस से जो निकलने वाला जो हमारा सीमेन होता है वह बाहर जा ही नहीं पाता है ऊपर पेनिस में, ठीक है। तो यही होता है, समझ गए। अब इस वैस्कोटोमी के क्या लाभ होते हैं देख लीजिए। सर्जरी के लिए अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता नहीं है। पुरुष नसबंदी बहुत आसान होता है, महिला के जो ट्यूबेक्टोमी होता है उससे आसान जो है पुरुष वाला होता है, लेकिन पुरुष वाला जो है लोग ज़्यादा नहीं करवाना चाहता है, महिला को ही जो है आग में झोंक देता है कि चलो तुमको ही करवा देते हैं, अस्थाई परमानेंट जो है मेथड, ठीक है ना। तो महिला वाला थोड़ा जोखिम भरा होता है, पुरुष वाला उतना जोखिम नहीं होता है, इसमें अस्पताल में भर्ती रहने की ज़रूरत भी उतना नहीं पड़ता है, ठीक है। ट्यूबेक्टोमी की तुलना में इसकी सर्जरी आसान होती है। अब यह जो मेल वाला जो स्टेरिलाइजेशन है यह महिलाओं वालों के ट्यूबेक्टोमी से आसान होता है सर्जरी, ओके। इसका असफलता दर भी कम होता है। अगर एक मेल बांध्यकरण करवाता है नसबंदी तो उसको असफलता होने की जो दर है वह बहुत कम होती है, ठीक है। और चौथा है सर्जरी पे खर्च भी कम लगता है पुरुषों को करवाने पर, ठीक है। वर्तमान में एनएस भी नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी कहते हैं। वर्तमान में इसे नॉन सर्जिकल कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ही कम चीरा जो है, बहुत कम चीरा लगाया जाता है, इसीलिए इसे नॉन सर्जिकल वैस्कोटोमी कहते हैं। इसमें चीरा इंसिजन की साइज जो होती है बहुत छोटी होती है एवं यह बहुत ही आसान होती है, ठीक है। वैस्कोटोमी के पश्चात व्यक्ति को कुछ दिन तक भार वाली वस्तु उठाने के लिए मना किया जाता है तथा साइकिल चलाने के लिए भी मना किया जाता है, क्यों? क्योंकि इससे प्रेशर लगेगा वहाँ पे। साथ ही 1 माह तक गर्भ निरोधक का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। अब अगर मान के कोई पुरुष अगर अपना नसबंदी करा चुका है तो नसबंदी कराने के बाद चूँकि एक बहुत छोटा सा चीरा लगा होता है तो यह चीरा तो होता आसान है, बट कुछ दिनों तक भारी सामान उठाने के लिए मना किया जाता है, साइकिल चलाने के लिए मना किया जाता है और 1 माह तक जो है रिलेशन बनाने के लिए भी जो है मना किया जाता है, ठीक है। अगर रिलेशन जो है मनाए तो उसके लिए गर्भ निरोधक का उपयोग करना चाहिए। तो यह हमारा होता है आपका वैस्कोटोमी जो कि पुरुषों के लिए था। अब हम लोग देखने वाले हैं ट्यूबेक्टोमी, जिसे डिंब वाहिनी छेदन भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। यह स्त्रियों की अस्थायी गर्भ निरोधक की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी द्वारा काट दिया जाता है। अब देखिए, आसान, कम खर्च और जटिलता भी कम पुरुषों के सर्जरी में होता है, बट पुरुष नहीं करवाता है। पुरुष के बीचों में बहुत कम प्रचलित है नसबंदी, बहुत कम ही लोग करवाता है अपना नसबंदी, ठीक है। ज़्यादातर जो है महिलाओं को ही करवा देता है, तो इसीलिए जो महिला वाला है वह सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है। इसीलिए महिलाओं को परिवार नियोजन कराना लोगों के लिए बहुत आसान होता है। खुद अपने नहीं जो है करवा के महिलाओं को ही करवाना बेहतर समझता है लोग, ठीक है ना। ये सब झंझट में पुरुष नहीं पड़ना चाहता है। तो इसीलिए ट्यूबेक्टोमी जो है यह स्त्रियों की अस्थायी गर्भ निरोधक की प्रचलित विधि माना जाता है। इसमें फैलोपियन ट्यूब को सर्जरी के द्वारा काट दिया जाता है। इसके लिए निम्न सर्जरी की जाती है। अब यह जो सर्जरी होता है ट्यूबेक्टोमी महिलाओं में, इस ट्यूबेक्टोमी करने के लिए अलग अलग सर्जरी किए जाते हैं। एक होता है लेप्रोटोमी, एक होता है मिनी लेप्रोटोमी, एक होता है लेप्रोस्कोपिक स्टेरिलाइजेशन। अब लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि एक ऐसा चीरा पेट के क्षेत्र में लगाना जहाँ से एक चीरा लगाकर वह जो है ट्यूबेक्टोमी को काटा जाता है, फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। मिनी लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि जैसे नाभि है तो नाभि से नीचे बिल्कुल जो है एक चीरा यहाँ पे ऐसे छोटा सा लगा दिया जाता है और फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से निकाल के काट दिया जाता है, ठीक है। तो यही मिनी लेप्रोटोमी होता है, ठीक है। लेप्रोटोमी का मतलब होता है कि पेट के एरिया में एब्डोमिनल एरिया में चीरा लगाना, और चीरा लगा के कोई जांच वगैरह हो या अंदर के कोई अंग वगैरह को जांचना हो, टेस्ट करना हो तो यह लेप्रोटोमी किया जाता है, उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों तरीके के लिए, ठीक है। लेप्रोस्कोपी स्टेरिलाइजेशन होता है। इसमें पेट के जो है नीचे बिल्कुल जो है एक चीरा लगाया जाता है और स्कोपी जो होता है एक कैमरे के बना हुआ यंत्र होता है और उसमें लाइट लगा होता है जिसके सहायता से जो है ट्यूब को निकाला जाता है और वहाँ पे काटा जाता है, ठीक है। तो यही 3 मेथड होता है महिलाओं के लिए ट्यूबेक्टोमी में। कौन सा? लेप्रोटोमी,
लेप्रोस्कोपी स्टेलाइजेशन में लेप्रोस्कोप की सहायता से दोनों फैलोपियन ट्यूब पर मेटल रिंग कस दी जाती है, जिसे ओवम गर्भाशय के कैविटी में नहीं जा पाता है। इसे आवश्यकता होने पर पुनः अलग किया जा सकता है, जबकि लेप्रोटोमी एवं मिनी लेप्रोटोमी में फैलोपियन ट्यूब का एक भाग काट दिया जाता है। अब देखिए होता है कि जो लेप्रोस्कोपिक होता है, इसमें कैमरा के सहायता से, जिस कैमरा में लाइट भी लगा होता है, इसकी सहायता से एक चीरा लगाया जाता है पेट में नीचे की तरफ। चीरा लगा के लेप्रोस्कोपी के जरिए जो है जो फैलोपियन ट्यूब होता है उस फैलोपियन ट्यूब पर रिंग कस दिया जाता है। ठीक है, एक मेटल का रिंग जो है कस देता है। जैसे मानिए ए पाइप है, ठीक है, ए पाइप है, समझ गए, ए पाइप है। इस पाइप में हम बीच में इसको कस के जो है क्या करेंगे, बांध देंगे। तो क्या होगा कि इधर का पानी इधर ही, इधर का पानी इधर ही। तो यही जो है ट्यूब फैलोपियन ट्यूब में ही होता है कि मान गए ये फैलोपियन ट्यूब है और यहाँ पे मान गए लेप्रोस्कोपी की सहायता से मेटल रिंग हम लगा दिए हैं। तो क्या होगा कि अगर मेल का अगर जो है सीमन आएगा भी तो इधर नहीं जा पाएगा, जिससे ओवम में अंडा, गर्भाशय में जो है गर्भाशय के कैविटी में जो ओवम जो होता है, जहाँ पे फैलोपियन ट्यूब में निषेचन होता है और ओवम अंडा जो अंडा होता है उसमें छेद करता है, वह जो है नहीं हो पाता है। ठीक है, इसे आवश्यकता होने पर पुनः अलग किया जा सकता है। अब मान गए किसी को ज़रूरत पड़ गया, सोचा कि नहीं अब जो है हमें प्रेग्नेंट होना है, अब बच्चे चाहिए, तो अगर वह मेटल रिंग लगवाया है लेप्रोस्कोपी के जरिए तो आवश्यकता पड़ने पर इस मेटल रिंग को हटाया भी जा सकता है। बट अगर वह लेप्रोटोमी और मिनी लेप्रोटोमी अगर करवा चुका है तो फिर जो है वह चाह के भी जो है दोबारा समय में गर्भ उसको नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि लेप्रोटोमी और मिनी लेप्रोटोमी में फैलोपियन ट्यूब के जो भाग होता है उस भाग को काट दिया जाता है। ठीक है, अब काट देने से जो है इधर के चीज़ उधर जा ही नहीं पाएगा, अतः इसे पुनः गर्भधारण की संभावना नगण्य हो जाती है। तो अगर कोई लेप्रोटोमी में मिनी लेप्रोटोमी या लेप्रोटोमी करवाता है तो उससे जो है गर्भधारण करने की जो संभावना है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर कोई लेप्रोस्कोपी करवाता है तो उसमें रिंग लगा होता है फैलोपियन ट्यूब में, तो ज़रूरत पड़ने पर वह रिंग को हटाया भी जा सकता है और पुनः जो है गर्भ में हो सकता है आदमी। तो यही हमारा होता है ट्यूबेक्टोमी में। ठीक है, लाभ क्या है? तो ट्यूबेक्टोमी गर्भ निरोधक की अस्थायी एवं सरल विधि है और एक प्रचलित विधि है। ठीक है, तो ये तो कुछ लाभ हो गया। अब इसके जटिलता क्या होते हैं? तो प्रायः ट्यूबेक्टोमी समान होती है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी समान होती है, परंतु कभी कभी इसमें कुछ जटिलताएं उत्पन्न हो जाती है, जैसे संक्रमण, मनोवैज्ञानिक असंतुलन, मोटापा, डिस्मेनोरिया, मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मेलिटी। माय डियर, होता यह है कि ट्यूबेक्टोमी के सर्जरी होने के बाद अस्थायी तौर पर जो है सर्जरी हो जाने के बाद गर्भ निरोधन का होता यह है कि कभी कभी कुछ जो है जटिलता हो जाता है, जैसे संक्रमण हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक असंतुलन, व्यक्ति का साइकोलॉजिकल प्रेशर के कारण, उसके बाद मोटापा होने लगता है इसके होने फैमिली प्लानिंग के बाद, डिस्मेनोरिया मतलब जो मासिक धर्म होगा उसमें कष्ट होता है, मेंस्ट्रुएशन एबनॉर्मेलिटी होने लगेगा। ठीक है, तो मासिक धर्म या असमानता, तो यह कुछ जो है आपके क्या बनते हैं, जटिलता बनते हैं। तो अस्थायी विधि को मैंने आज डिटेल से चर्चा कर दिया। अगर आपसे परिवार नियोजन क्या है, परिवार नियोजन के विधि को लिखते हुए अस्थायी विधि को विस्तृत से चर्चा करें, ऐसे अगर पूछेगा तो आज मैं कंप्लीट अस्थायी विधि बता दिया सभी विधियों के साथ में। एक रह गया आपका जो अस्थायी विधि है, उसको हम लोग आगे देख लेंगे अच्छे से, तो आप लोग इसको पढ़िए। तब तक हम मिलेंगे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा माय डियर, तब तक धन्यवाद।